गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज अपन अपने 12th क्लास के अंदर सब्जेक्ट फिजिक्स के अंदर अपना फर्स्ट टॉपिक जो है जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, आज अपन उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए कि फिजिक्स के अंदर इस स्थिर वैद्युतिकी ब्रांच के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इस ब्रांच के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, ये सभी चीजें जो हैं वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, फिजिक्स सब्जेक्ट से घबराने की जरूरत नहीं है। आचार्य जी आपके साथ हैं तो आपको 1% घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, अगर आप लोग अपने एक अच्छी मंशा के साथ जुड़े हैं तो चलिए आज अपन अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। तो देखते हैं सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी के अंदर होता क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, ये जो वर्ड है स्थिर वैद्युतिकी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, स्थिर और वैद्युतिकी। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। क्या होता है? रुका हुआ। और वैद्युतिकी शब्द का मतलब क्या होता है? जो चीज आवेश से जुड़ी हो। किससे जुड़ी हो? आवेश से। तो देखिए, इस भौतिक विज्ञान की इस शाखा के अंदर अपन स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थिर आवेश क्या होता है, स्थिर आवेश क्या कर सकता है, इन सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस आवेश द्वारा जितनी भी घटनाएं जो आवेश से जुड़ी हुई हैं उन सब के बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज अपन अपने 12th क्लास के अंदर फिजिक्स का नया टॉपिक, पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, फिजिक्स सब्जेक्ट जो है उससे घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। फिजिक्स जितना इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। ये मनसा अपने दिमाग में अगर होगी तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। तो पहले तो दिमाग में ये पिक्चर क्लियर कर लीजिए कि फिजिक्स सब्जेक्ट बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है। जब आचार्य जी आपके साथ जुड़े हुए हैं तो फिजिक्स से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई भी आपको डाउट नहीं लगेगी, एक एडवेंचर लगेगा। क्या लगेगा? एडवेंचर, जिसे हम आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आज अपन अपने फिजिक्स के अंदर 12th क्लास के अंदर जो पहला टॉपिक है जिसका नाम आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। तो अब सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है, ये ब्रांच जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो ब्रांच है, ये टॉपिक जो है ये हमें किसके बारे में बताएगा, इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, बहुत सी जादुई चीजें जो इस चैप्टर में जुड़ी हुई हैं वो क्या हैं। तो उन सभी के बारे में अपन खुल के अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप लोग कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। तो देखिए, अब जब आप अलर्ट हो गए हैं तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शब्द का अर्थ आपको समझाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस शब्द का मतलब यह है, इस ब्रांच के अंदर, ये हमारे फिजिक्स की एक ब्रांच है, एक शाखा है, एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर अपन स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आवेशों के बारे में, स्थिर आवेशों के बारे में। वर्ड क्या है? स्थिर। ये स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्थिर, रुका हुआ, स्टैंडिंग, खड़ा, जो चल नहीं रहा है। ये तो चलायमान हुआ, मैं रुक गया तो ये स्थिर पोजीशन है मेरी। तो स्थिर अवस्था में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आवेशों के बारे में। आवेशों से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और मजा आएगा जब अपन पढ़ेंगे कि आवेश क्या क्या कर सकता है। आज तक आपने पढ़ा होगा कि सर हमने तो 12th क्लास में यही जाना है कि आवेश दो तरीके के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ये दो ही बातें पढ़ी, लेकिन आवेश क्या होता है? केवल वर्ड आवेश, धन आवेश, तो धन तो प्लस, ऋण माइनस, लेकिन पीछे जो आवेश शब्द लगा वो आवेश क्या है, उस आवेश का मतलब जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? हम आवेश के बारे में।
तो मैं यहाँ आपके सामने हेडिंग लगा देता हूं, आवेश। आवेश जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं बेटा? चार्ज। ये रहा आवेश, इंग्लिश में कहते हैं हम इसको चार्ज। तो वही क्या बात है, आवेश क्या होता है, इसके बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा है हमें। तो आपको सबसे पहली बात, आवेश जो होता है बेटा, वो किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है। क्या होता है? मौलिक गुण। तो पहला वर्ड मैं यहां लिख देता हूं, फर्स्ट पॉइंट जो है वो है आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है। पदार्थ का मौलिक गुण है, गुण है। चलिए सर, मौलिक गुण है मतलब ये मौलिक गुण क्या होता है? पता नहीं इसके बारे में, आपने लिख दिया मौलिक गुण। तो प्यारे बच्चों, मौलिक गुण का मतलब होता है जो उस पदार्थ के अंदर ही हो। जैसे मैंने कहा कि ये व्यक्ति अच्छा है, अब्दुल कलाम अच्छे हैं, तो अच्छे की क्या परिभाषा हुई? कोई परिभाषा नहीं। तो जो गुण होते हैं वो उस पदार्थ के अंदर होते हैं, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? परिभाषित नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब, यानी उसे विश्लेषण कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। तो अब बात आती है कि सर आपने यहां लिखा है कि आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है, तो क्या आप आवेश की परिभाषा नहीं देंगे? नहीं, हम तो आवेश को विश्लेषित करेंगे, हम आवेश को समझाएंगे। कैसे समझाएंगे? पॉइंटों से। कैसे समझाएंगे? पॉइंट टू पॉइंट। देखो, मैंने एक एग्जांपल दिया, एक लड़का अच्छा है। अब आप कहोगे सर अच्छा की क्या परिभाषा? अच्छा की कोई परिभाषा नहीं है कि ये अच्छा है या अच्छा कहते हैं। ऐसा कभी पढ़ा हमने? आज तक छोटी क्लासों में ऐसी कोई डेफिनेशन ही नहीं पढ़ी। लेकिन हाँ, ये जरूर पढ़ा है कि भाई बच्चा माता पिता को प्रणाम कर रहा है, समय पे विद्यालय जा रहा है, सभी छोटी मोटी हरकतों से माता पिता का आदर करता है। इन सभी बातों से आप लोगों को क्या पता चलता है कि यार ये लड़का अच्छा है। तो क्या आपने अच्छे होने की परिभाषा दी? नहीं। आपने क्या किया? आपने उसे समझाया। बात समझ में आई? तो हम भी आवेश के बारे में आपको समझाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। चलिए आगे आते हैं कि सबसे पहली बात कि सर आवेश को लिखते किससे हैं? तो आवेश को बेटा या तो स्मॉल क्यू से लिखते हैं या फिर कैपिटल क्यू से लिखते हैं। पहली बात यहां लिखते हैं, लिखते हैं यानी कि इस तरीके से हमारा लिखना होता है। ये इसका भौतिक सिंबल है, फिजिकल सिंबल है, जिससे हम इसको डिनोट करेंगे। जैसे मैंने कहा, मैं बल को किससे लिखता हूं? मैं बल को F से लिखता हूं। वैसे ही अगर मैं आपको कहूं आवेश को किससे लिखना है, तो आवेश को या तो इससे लिखेंगे, जरूरत पड़ी तो इससे लिख देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। पहला तो सर आपने कहा गुण है, दूसरा इसको क्यू से लिखते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या है? देखिए, ये आवेश है। सर आपने कहा कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें आवेश के बारे में पढ़ेंगे, आवेश से संबंधित गुणों के बारे में, आवेश से संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली घटना आपके सामने आ रही है, तैयार हो जाना, कमर कस लेना, फिर मुझे मत बोलना। आवेश, इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनता है। देखो ये मैं डॉट डॉट करके एक क्षेत्र बना रहा हूं। ये आवेश रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी क्या है इसकी? 0, ऐसे रुका हुआ है। तो आवेश जो है वो अपने चारों ओर, किसके चारों ओर? अपने खुद के ही चारों ओर। जैसे मैं आवेश हूं तो अपने चारों ओर तो एक क्षेत्र बनाता है, एक फील्ड बनाता है, जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो लिख दूं यहां पर कि भाई ये क्या बना रहा है? ये क्षेत्र कौन सा है? विद्युत क्षेत्र। चलिए, ये तो बात समझ में आ गई सर।
और अगर सर आवेश चले तो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात पूछ ली तुमने। देखिए ये आवेश चल रहा है, ये भागा 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 पहुंचा, कहां पहुंचा? देखिए एक बात आप लोगों को बतानी पड़ेगी कि इस प्रकृति के अंदर हर जगह आवेश मौजूद है, हर जगह आवेश मौजूद है। कि कैसे? कि सर क्या आपकी बॉडी में आवेश है? मेरी बॉडी में हो सकता है। कैसे? क्या मेरी बॉडी में हड्डियां हैं? कि हाँ सर हड्डी तो है आपकी बॉडी। तो जब हड्डी है तो मेरी हड्डी कैल्शियम से ही बनी होगी, बनी होगी कि नहीं बनी होगी? तो कैल्शियम से बनी होगी तो कैल्शियम का उसमें परमाणु भी होगा, और परमाणु होगा तो उसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर भी लगाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इसका मतलब मेरे शरीर के अंदर खूब सारे कैल्शियम के परमाणु, उसमें इलेक्ट्रॉन डर 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 करके घूम रहे हैं, खूब सारे चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि मेरी बॉडी में आवेश है। मजा आ गया सर, समझ में आ गया कि आवेश तो हमारी बॉडी में है। तो क्या इस प्रकृति में हर जगह आवेश है? बिल्कुल। मैंने कहा मेरे इधर उधर, यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ आवेश कैसे? अच्छा हाँ यहाँ गैस है, यहाँ क्या है? गैस है। और अगर यहाँ गैस है तो जरूर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, इनके परमाणु भी घूम रहे होंगे, और उनके परमाणु घूम रहे हैं तो उनके साथ उनके इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके अंदर भी चार्ज होगा। तो मतलब आवेश इस प्रकृति में हर जगह मौजूद है, ऐसी जगह नहीं है जहां आवेश नहीं है, हर जगह आवेश है। अब क्या सर, हमने तो सुना है कि जो वस्तुएं उदासीन होती हैं उनमें तो आवेश होता ही नहीं है। तो भाई उदासीन अगर वस्तु है तो उसमें ऐसा होता है कि उसमें धन और ऋण बराबर होते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जब उदासीन वस्तुओं को रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो आवेश उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? आवेश उत्पन्न होते हैं। तो मतलब आवेश तो उसके अंदर पहले से मौजूद था, हमने तो उसको क्या किया, वहां से ट्रांसफर किया एक जगह से दूसरी जगह पर। उस वस्तु के अंदर तो पहले से ही था, उसको हमने जन्म नहीं दिया, उसको हमने बनाया नहीं है, उसको हमने खत्म भी नहीं कर सकते। तो मतलब क्या हुआ, उसको केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि आवेश प्रकृति में हर जगह मौजूद है। तो भाई बात आती है कि सर ये आवेश भाग रहा है, भाग रहा है तो भागने दो इसको, पकड़ो इसको। पकड़ना नहीं है, भागने दो। जब ये आवेश भागेगा तो किसी अन्य आवेश के संपर्क में आएगा, और जब अन्य आवेश के संपर्क में आएगा तो या तो एट्रैक्शन होगा और या फिर क्या होगा, रिपल्सन होगा। या तो एट्रैक्शन होगा या रिपल्सन। सर एट्रैक्शन और रिपल्सन क्यों होगा? हाँ भाई ये बात तो सोचने वाली है। एट्रैक्शन बेटा तब होता है जब दो अलग अलग आवेश आपस में मिलते हैं। जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव मिल गया तो आकर्षण, नेगेटिव से पॉजिटिव मिल गया तो आकर्षण। अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव मिलेगा तो धक्का मार देगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो यानी कि एट्रैक्शन और रिपल्सन ये डिपेंड करता है आवेश की प्रकृति पर। अब सर ये नया वर्ड लेके आ गए आप, प्रकृति। तो कुछ नहीं है बेटा प्रकृति। प्रकृति का मतलब या तो धन या ऋण, या तो धन या ऋण, दो ही प्रकृति होती है। समझ गए? तो यानी अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो धक्का मारेगा, ये नेगेटिव है तो धक्का मारेगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो टक खींच लेगा, और अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो भी। तो सर आवेश ने तो चलते वक्त एक नई चीज दिखा दी सर, ये आकर्षण प्रतिकर्षण, धक्का मुक्की होने लग गई। बिल्कुल, एट्रैक्शन और रिपल्सन होने की वजह से इसने एक नए क्षेत्र का निर्माण किया। क्या किया? एक नए क्षेत्र का निर्माण किया, एक नई घटना का निर्माण किया, जिसे हम नाम देंगे चुंबकीय क्षेत्र। क्या नाम देंगे? चुंबकीय क्षेत्र। और जो आवेश है ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र तो लेके चल ही रहा है, तो ये विद्युत क्षेत्र इसके साथ है ही। विद्युत क्षेत्र आवेश के चारों ओर है ही, चुंबकीय क्षेत्र बन गया है। तो इसका मतलब ऐसा तो तभी हुआ जब आवेश ने गति की। तो हम एक बात कहना चाहते हैं बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका तैयार हो गया है, तीसरा पॉइंट, कि जो स्थिर अवस्था में अगर आवेश जो है तो वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र।
इलेक्ट्रिक फील्ड और गतिमान अवस्था में चलते वक्त विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण करता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। तो कोई कह दे आपको कि चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए क्या चीज जिम्मेदार है, तो हम क्या कहेंगे कि आवेश का गति करना मतलब इंपॉर्टेंट है। आवेश अगर गति नहीं करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? आवेश का गति करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कितने पॉइंट हुए? 1, 2 एंड 3। तो चलिए सर चौथा पॉइंट बताइए। चौथा पॉइंट बताएंगे आप लोगों को। देखिए कि आवेश को उत्पन्न कैसे करते हैं। हम कहते हैं ना कि भाई इस वस्तु के अंदर आवेश है, उसको बाहर कैसे निकालें। तो सबसे पहले देखो आपके पास दो तरीके हैं। दो वस्तुएं हैं ये जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों हैं। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों है। देखिए प्रोटॉन जो होता है वो कभी भी इधर उधर जाने का कार्य नहीं करता है। इस वस्तु से उस वस्तु में चला जाए, नहीं। वो तो क्या होता है, एक जगह नाभिक में ऐसे डट के बैठा होता है। जैसे आपने परमाणु की संरचना 10th क्लास में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी परमाणु की संरचना? के परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसको छुड़ाना आसान है। इसके अंदर जो प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव जो है P, इनको छुड़ाना मुश्किल है, ये जाते नहीं है। क्यों? देखिए इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारे पदार्थ के अंदर जो परमाणु होता है उसमें प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बीच में बहुत ही कसकर बहुत ही स्ट्रांग बल लगता है। वो बल उसको हम कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। क्या सर ये प्रकृति का सबसे प्रबल बल कैसे हुआ? तो देखो बेटा एक बात बताओ, मेरे हाथ में एक जॉयस्टिक है, इतनी देर से इसको लिख रहा हूं। देखिए मैंने इसको पकड़ा, इस पे हल्का सा बल लगाया, बेचारी पृथ्वी इसको खींच ही नहीं पा रही। खींच पा रही है क्या? मैंने पृथ्वी कहा भाई खींच, पृथ्वी खींच नहीं। क्या बहुत ज्यादा बल लगा रहे हो ऊपर से? तो इसका मतलब मैं जो हल्का सा बल लगा रहा हूं पृथ्वी नहीं खींच पा रही है, इसका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स क्या इतना कमजोर है कि इसको खींच भी नहीं पा रहे? बिल्कुल सही बात है। गुरुत्वाकर्षण बल इस प्रकृति का सबसे कमजोर सबसे दुर्बल बल है और सबसे प्रबल बल कहा जाए तो ये वाला है। क्या बताओ जितनी ताकत से मैंने इसको पकड़ा है उतनी ताकत लगाकर इसको तोड़ सकता हूं क्या? नहीं। क्यों? कहीं ना कहीं ये किसी न किसी पदार्थ से बना है, उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में बल लग रहा है। वो बल क्या कर रहा है? बहुत तेज है, जिसकी वजह से मैं बाहर से जो बल लगाकर उसको इतना आसानी से तोड़ नहीं पा रहा हूं। ये 11th के अंदर पहले चैप्टर के अंदर ये हम डिस्कस करते हैं, है क्या नहीं? चलिए तो इसका मतलब ये बहुत खतरनाक वाला बहुत स्ट्रॉन्ग बल है, ये बेचारा दुर्बल है। ये बल है ना इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, इसको आप आसानी से तोड़ सकते हो। इसको आप आसानी से तोड़ सकते हो। या तो मैं ताप दे दूं या फिर मैं क्या करूं, इसको घर्षण करूं तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो ये बेचारा इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, इसको आसानी से अलग किया जा सकता है। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको। जैसे मैंने कहा मेरे पास ये गुलाब जामुन है। क्या है? गुलाब जामुन देखा तुमने? भूरे भूरे कलर का होता है, चाशनी से भरा हुआ होता है, खाने में बड़ा मजा आता है उसको। मैंने लबालब चाशनी से भरे गुलाब जामुन को यूं का यूं फर्श पे रख दिया, इसके आजू बाजू में बड़ी चाशनी यूं पड़ी है। फिर मैं एक भगोना समझता हूँ, वो बगर के मकोड़े लेके आया। क्या लेके आया? मकोड़े। और उस मकोड़ों को मैंने क्या कर दिया, इसके बाजू में डाल दिया। सब मकोड़े आए, इधर से आए इधर से आए, और इस गुलाब जामुन को देखकर साइड से निकल गए। ऐसे निकलेंगे क्या? अरे भाई गुलाब जामुन देखकर छोड़ेंगे ही नहीं, आतंक मच जाएगा यहाँ पर। क्या मच जाएगा? आतंक मच जाएगा। सब अटैक करेंगे, साइड से नहीं निकलेंगे। मजाक कर रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिए। ये गुलाब जामुन पर अटैक करेंगे। कुछ मकोड़े ऐसे होंगे जो गुलाब जामुन को कसकर पकड़ लेंगे, धीरे 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 धीरे। कुछ समय बाद
इस गुलाब जामुन की पूरी स्थिति काली होने लगेगी। क्या होने लगेगी? ये गुलाब जामुन काला कट हो जाएगा। अब बेचारे जो पीछे वाले मकोड़े आ रहे हैं वो कह रहे हैं भैया हमें भी गुलाब जामुन दो, हमें भी दो। तो भाई तुम्हें गुलाब जामुन नहीं मिलेगा क्योंकि मकोड़े चैंट गए यहाँ पे जबरदस्त। तो वो क्या करेंगे, वो आजू बाजू की ये वाली चाशनी को अपना काम चलाएंगे, उसे चाटेंगे। तो वो बेचारे हैं इलेक्ट्रॉन। कौन है? ये आजू बाजू की चाशनी चाट लेंगे। और ये मकोड़े जो हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। ये आसानी से गुलाब जामुन छोड़ेंगे नहीं। इनको आप छोड़ाने की कोशिश करोगे तो ये अपनी टांगे तोड़वा लेंगे, लेकिन गुलाब जामुन नहीं छोड़ेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हमें पता चल गया, क्या पता चला? कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गुलाब जामुन को पकड़ने वाले जो मकोड़े हैं, ये वाले चाशनी वाले, जिनको आसानी से अलग किया जाता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन को अलग करने के कितने तरीके हैं। पहला तरीका बात की जाए तो हम गर्म करके, मैं तूली लगा दूं, गर्म कर दूं, आग लगा दूं, तो क्या होगा? पदार्थ के अंदर से मजबूत इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मौजूद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे। दूसरा, मैं दो वस्तुओं को रगड़ूं। तीसरा तरीका प्रेरण कैसे? मैं पॉजिटिव हूं और मैं किसी नेगेटिव वाली वस्तु या उदासीन वस्तु के पास चला गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, मैं पॉजिटिव हूं तो उसके नेगेटिव को अपनी तरफ आकर्षित करूंगा। इसको बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल से। फिलहाल ये ध्यान दीजिए कि मेरे पास दो वस्तु है, एक ये। इन दोनों को मैंने अभी घसा नहीं है। अब मैं घसूंगा, इनको रगड़ूंगा ऐसे जोर से। जैसे ही इनको मैं आपस में रगड़ूंगा और रगड़ने के दौरान मान लीजिए कि घर्षण के दौरान एक इलेक्ट्रॉन कूदकर यहां आ जाता है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आया तो ये कह रहा है, ये पदार्थ कह रहा है मेरे में से इलेक्ट्रॉन कम हो गया। मैंने कहा भाई तेरे में प्रोटॉन तो ज्यादा हो गए। हाँ, कि प्रोटॉन ज्यादा हो। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन, ये कह रहा है मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन आया, तो मैंने कहा इसका मतलब तो नेगेटिव हो गए, तेरे अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो इसका मतलब ये वस्तु हो गई पॉजिटिव, ये हो गई नेगेटिव। तो वस्तु को पॉजिटिव और नेगेटिव करने का काम किसने किया बताओ मुझे? इलेक्ट्रॉन ने। किसने किया? इलेक्ट्रॉन ने। तो बोर्ड के अंदर एक बहुत ही अच्छा और एक नंबर का प्रश्न आया हुआ है, यहां से बन गया है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो क्या बना कि किसी भी वस्तु को, किसी बॉडी को अगर मुझे आवेशित करना है तो कौन जिम्मेदार है? Who is responsible to charge the body? The transfer of electron. Only transfer of electron. The proton not participate to charge the body. यानी कि प्रोटॉन जो है वो आवेशन की प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेते हैं। आवेशन की प्रक्रिया में कौन भाग लेते हैं? इलेक्ट्रॉन, चाशनी वाले इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? चाशनी वाले इलेक्ट्रॉन। चलिए अब बात आती है कि सर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो ये रहा इलेक्ट्रॉन, उसको ऐसे लिखते हैं ई के ऊपर माइनस, और प्रोटॉन को केवल ऐसे लिखते हैं। आप चाहो तो प्लस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन पर जो है वो आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.67 माइनस का इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये कूलाम, ये नया शब्द आ गया, इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। ये कौन है मुझे भी नहीं मालूम, अगले वीडियो में बताऊंगा बेटा। लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखना है कि 10वीं क्लास तक तो हमने पढ़ा है कि आवेश की इकाई कूलाम होती है। मैं आपको कूलाम से अच्छे से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, फिलहाल यहाँ ध्यान रखें। और ये है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर भी इतना कि इतना आवेश होता है, लेकिन प्लस में। लेकिन किस में होता है? प्लस में। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से कूदकर यहां आएगा, इस पर इतना आवेश और इस पर इतना आवेश आ जाएगा। बात समझ में आई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात आती है कि जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वस्तु के द्रव्यमान पे भी कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? मास पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बाहर पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? तो देखिए, बिल्कुल देखो, ये तो बहुत अच्छी बात पूछ ली तुमने, वेरी गुड, शाबाश। देखो, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। किसी को बताना मत, चुपचाप अपने पास रख लेना ही। ये इलेक्ट्रॉन जब जाता है इससे इस पर, तो इसका द्रव्यमान जो है वो इतना बढ़ जाता है और इसका द्रव्यमान इतना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ आई बात? प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? कि सर प्रोटॉन का भी बताओ, हमें बड़ी जिज्ञासा है।
बहुत बढ़िया, जरूर बताएंगे, लेकिन चुपचाप नोट कर लेना और याद रख लेना 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये प्रोटॉन का होता है। किसका होता है? प्रोटॉन का। ये किसका है? इलेक्ट्रॉन का। और ये क्या है? ये चार्ज यानी आवेश का मान है। कितने पॉइंट हुए अपने? 4। कितने पॉइंट हुए? 4। 5वें पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5, वस्तु को कितने तरीके से आवेशित किया जा सकता है? क्या सर आवेश को बनाने के, या यूं कह सकते हो कि हम किसी वस्तु से आवेश को बाहर निकालें, कितने तरीके? 3। कितना तरीके हैं? 3। सबसे पहला है घर्षण। क्या है? घर्षण। दूसरा है प्रेरण। क्या है? प्रेरण। और तीसरा है आपका विद्युतीकरण। क्या है? विद्युतीकरण, जिसे इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं इंडक्शन, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी मेथड। ये 3 मेथड है। इससे हम वस्तु के अंदर निहित आवेशों को बाहर निकाल सकते हैं। कि सर हमें बड़ी इच्छा है, सर बताओ हमें कैसे निकालेंगे? तो बेटा ये अभी नहीं बताएंगे, ये आपको अब नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि इनसे हम आवेशों को किस तरह से बाहर निकालते हैं। और उम्मीद करता हूं नेक्स्ट वीडियो में आप ये जरूर देखेंगे कि सर आवेश को किस तरह से एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर भेजते हैं। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।